नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले सेफ हाउसेज, हाई सिक्योरिटी मिलिट्री जोन और 24 घंटे पहरे में रहने वाले लोग अचानक एक एक करके गायब होने लगे तो क्या होगा? कुछ ऐसा ही रहस्यमय घटनाक्रम इस वक्त हमारी सीमाओं के पार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की धरती पर घट रहा है। एक ऐसा अदृश्य नेटवर्क जिसका न कोई चेहरा है, न कोई नाम है और न ही कोई पहचान है, लेकिन उसका काम इतना सटीक है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े रणनीतिकार और सुरक्षा एजेंसियां भी इस पहेली को सुलझाने में नाकाम साबित हो चुकी है। इस वक्त सोशल मीडिया पर लश्कर ए तैयबा से जुड़े एक प्रमुख सदस्य रिजवान हनीफ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने पूरी दुनिया के खुफिया गलियारों में सनसनी मचा दी है। यह पहला मौका है जब संगठन के भीतर के किसी व्यक्ति ने कैमरे के सामने आकर एक बहुत बड़े कड़वे सच को स्वीकार किया है। हनीफ का दावा है कि पिछले 36 से 48 महीनों के भीतर उनके संगठन के 30 से ज़्यादा सक्रिय और शीर्ष स्तर के सदस्य पूरी तरह से बेअसर कर दिए गए हैं। मुल्ला रिजवान ने सिर्फ अपने संगठन की गिनती बताई है। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन जैसे मोहम्मद और अन्य कई छोटे आतंकी समूह के सदस्यों की फहरिस्त और भी ज़्यादा लंबी है। कुछ का तो मीडिया में कभी जिक्र तक ही नहीं हुआ। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम उन सभी 30 से अधिक मामलों की टाइमलाइन, उनके पीछे के मोडस ऑपरेंडी, उन 5 शहरों की इनसाइड स्टोरी और अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के उन सीक्रेट दस्तावेजों का खुलासा करेंगे जिन्हें आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। आखिर कौन है वो अदृश्य ताकत जिसने इस पूरे नेटवर्क को बैकफुट पर लाकर खड़ा किया है? क्या यह अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई है या फिर कोई बहुत बड़ा वैश्विक रणनीतिक गेम प्लान है? चलिए इस बड़े रहस्य की परत दर परत पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले उस डिजिटल एविडेंस यानी वीडियो की बात करते हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया है। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में। रिजवान हनीफ जो लंबे समय से इस पूरे नेटवर्क के वैचारिक और रणनीतिक विंग से जुड़ा रहा है, वह इस वीडियो में बेहद परेशान और डरा हुआ नजर आता है। वीडियो के बैकग्राउंड और उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ पता चलता है कि वह किसी अज्ञात स्थान से अपनी बात रख रहा है। पिछवाड़ा गीला है और दहशत चेहरे पर है। हनीफ वीडियो में कहता है, हम अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमारे सबसे अनुभवी रणनीतिकार, हमारे जमीनी कमांडर और वो लोग जिन्होंने दशकों तक इस संगठन को संभाला, वे एक एक करके इस परिदृश्य से हटाए जा रहे हैं। हनीफ ने अपने इस कबूलनामे में 5 बेहद खास और संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्रों का नाम लिया है। इन क्षेत्रों की संवेदनशीलता को समझना बहुत जरूरी है। पहले नंबर पर है रावलपिंडी। यह केवल एक शहर नहीं है, यह पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन यहाँ भी नेटवर्क के लोग सुरक्षित नहीं रहे। दूसरे नंबर पर है पेशावर। अफगानिस्तान सीमा के नज़दीक स्थित यह शहर हमेशा से सुरक्षा के कड़े घेरे में रहता है। तीसरा है कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कमर्शियल हब, जहाँ लाखों की आबादी के बीच छिपना सबसे आसान माना जाता था। चौथा और पांचवा है मुजफ्फराबाद और रावलाकोट। ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण वाले पीओके के अत्यंत सुरक्षित और संवेदनशील मिलिट्री बेल्ट के अंतर्गत आते हैं। इन 5 जगहों की सुरक्षा व्यवस्था इतनी चाक चौबंद होती है कि वहाँ किसी भी बाहरी व्यक्ति की गतिविधि तुरंत पकड़ में आ जाती है। ऐसे में इन सुरक्षित गड्ढों के भीतर घुसकर बिना किसी शोर शराबे के इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस को अंजाम देना किसी सामान्य ग्रुप के बस की बात नहीं है। इसी बात ने इस पूरे मामले को एक इंटरनेशनल थ्रिलर बना दिया है। अब हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए ठोस आंकड़ों और डेटा का सहारा लेते हैं। खुफिया विश्लेषकों ने पिछले कुछ वर्षों में दर्ज की गई इन रहस्यमय घटनाओं का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार किया है। अगर हम इस डेटा का साल दर साल विश्लेषण करें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। साल 2021-22 की अवधि के दौरान लगभग 6 से 8 ऐसे मामले सामने आए जिन्हें शुरुआती तौर पर स्थानीय दुश्मनी या आपसी गुटबाजी का नाम दिया गया। इन घटनाओं में शामिल लोग ज़्यादातर जमीनी स्तर पर काम करने वाले ऑपरेटिव्स थे।
वर्ष 2023 यह वह साल था जब इस अदृश्य नेटवर्क की रफ्तार दोगुनी हो गई। अकेले 2023 में 12 से अधिक हाई प्रोफाइल मामलों की पुष्टि हुई। इस दौरान मारे गए लोग संगठन के वित्तीय सलाहकार, लॉजिस्टिक्स मैनेजर और ट्रेनिंग कैंप्स के इंचार्ज थे। वर्ष 2024 से 26 के इस हालिया दौर में यह आंकड़ा बढ़कर 30 के पार पहुंच चुका है। अब निशाना केवल निचले स्तर के लोग नहीं है, बल्कि वे चेहरे हैं जो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित है और जिन पर लाखों डॉलर के नाम घोषित है। इन 30+ मामलों में से 40% लोग केवल वित्तीय और डिजिटल नेटवर्क को संभालते थे। 35% लोग सीमा पार घुसपैठ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के जिम्मेदार थे और बाकी के 25% लोग नए सदस्यों को वैचारिक रूप से तैयार करने वाले संगठन के मुख्य चेहरे थे। इसका सीधा मतलब यह है कि जो कोई भी इस ऑपरेशन को चला रहा है वह बहुत अच्छी तरह जानता है कि संगठन की रीढ़ की हड्डी कहाँ है। वह केवल टहनियों को नहीं काट रहा है, बल्कि जड़ों पर सीधा प्रहार कर रहा है। इस रहस्यमयी खेल का सबसे रोमांचक हिस्सा है काम करने का तरीका, यानी मोडस ऑपरेंडी। अंतर्राष्ट्रीय जासूसी के इतिहास में ऐसी बहुत कम घटनाएं दर्ज है जहां इतने बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस हुए हो और स्थानीय पुलिस को एक भी पुख्ता सबूत या सीसीटीवी फुटेज न मिली हो। आइए हम इन मामलों के 3 सबसे बड़े सुरक्षा पैटर्न को समझते हैं जो इन अज्ञात हमलावरों की विशेषज्ञता को दर्शाते हैं। पहला पैटर्न है द परफेक्ट रूटीन एनालिसिस। जिन भी 30 से अधिक लोगों को हटाया गया है उन्हें उनके सबसे सामान्य और दैनिक रूटीन के वक्त ही निशाना बनाया गया, चाहे वह सुबह की सैर हो, किसी स्थानीय दुकान से सामान खरीदना हो या फिर किसी धार्मिक स्थल से बाहर निकलना हो। हमलावर उनके सुरक्षा घेरे की उस बारीक कमी को जानते थे जब वे अपने गार्ड से कुछ मीटर की दूरी पर अकेले होते थे। दूसरा पैटर्न है लो प्रोफाइल वेपन्स और साइलेंट एग्जीक्यूशन। इन ऑपरेशंस में किसी बड़े या आधुनिक सैन्य हथियार का उपयोग नहीं किया गया जिससे बड़ा धमाका या शोर हो। इसके बजाय बहुत ही साधारण क्लोज रेंज के छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया गया जिनमें उन्नत श्रेणी के साइलेंसर लगे थे। हमलावर मोटरसाइकिल पर आते थे, हेलमेट या नकाब के पीछे उनका चेहरा छिपा होता था। वे 2 से 3 सेकंड के भीतर ही अपना काम पूरा करते थे और संकरी गलियों का फायदा उठाकर गायब हो जाते थे। तीसरा और सबसे हैरान करने वाला पैटर्न है डिजिटल ब्लैकआउट। जिन इलाकों में यह घटनाएं हुई वहां के स्थानीय सुरक्षा कैमरों का डेटा या तो उस विशेष समय पर करप्ट पाया गया या फिर हमलावर उन रास्तों से गुजरे जिन्हें ब्लाइंड स्पॉट्स कहा जाता है, यानी जहां कोई कैमरा ही नहीं था। यह साबित करता है कि इस नेटवर्क के पास उस पूरे इलाके का मुकम्मल डिजिटल और फिजिकल मैप पहले से मौजूद था। इस पूरी सीरीज में 3 मामले ऐसे थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। इन तीनों मामलों को समझने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह संकट कितना गहरा है। अदनान अहमद उर्फ अबू हंजला। अदनान अहमद कोई साधारण सदस्य नहीं था। वह लश्कर के शीर्ष नेतृत्व के सबसे भरोसेमंद कप्तानों में से एक था। उसे कराची के एक बेहद सुरक्षित रिहायशी इलाके में बेअसर किया गया। सुरक्षा विश्लेषकों के अनुसार अदनान की सुरक्षा में स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के विशेष इनपुट शामिल थे। फिर भी हमलावरों ने उसके सटीक लोकेशन को ट्रेस कर लिया। मुफ्ती कैसर फारूक। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक बड़े धार्मिक संस्थान परिसर के ठीक बाहर हुआ था। मुफ्ती कैसर संगठन के वैचारिक प्रचार प्रसार और फंड जुटाने वाले नेटवर्क का मुख्य स्तंभ माना जाता था। उसकी विदाई के बाद से संगठन के भीतर वित्तीय समन्वय पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अकरम गाजी। अकरम गाजी को पीओके के खैबर पख्तूनख्वा से सटे एक इलाके में निशाना बनाया गया। गाजी का मुख्य काम था नए युवाओं को रिक्रूट करना और उन्हें ट्रेनिंग कैंप्स तक सुरक्षित पहुंचाना। रणनीतिक रूप से अकरम गाजी का हटना संगठन के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ क्योंकि इसके बाद नए रिक्रूटमेंट की दर में 70% तक की गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि रिजवान हनीफ जैसे लोग अब सोशल मीडिया पर आकर दुनिया के सामने अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। जब संगठन के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले मोहरी सुरक्षित नहीं रहे तो निचले स्तर के कैडर्स में भगदड़ मचना स्वाभाविक है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि इस वक्त लश्कर के कई कमांडर अपने सेफ हाउसेज को छोड़कर अज्ञात अंडरग्राउंड ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय सस्पेंस पर वैश्विक महाशक्तियों और खुद भारत का क्या स्टैंड है। रिजवान हनीफ और पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक इन सभी घटनाओं का ठीकरा सीधे तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियों और विशेष रूप से रो के सिर फोड़ने की कोशिश की है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार यह नैरेटिव बनाने का प्रयास किया है कि उनकी संप्रभुता के साथ समझौता किया जा रहा है।
लेकिन वैश्विक कूटनीति की समझ रखने वाले जानते हैं कि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। भारत सरकार और हमारे विदेश मंत्रालय ने हमेशा इन आरोपों को पूरी तरह से निराधार, काल्पनिक और दुर्भावनापूर्ण प्रोपेगेंडा बताकर खारिज किया है। वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों और कूटनीतिज्ञों ने इस एदर्सन नेटवर्क के पीछे 3 बहुत ही तार्किक और मजबूत थ्योरियां सामने रखी है, जो भारत के रुख को पूरी तरह से सही साबित करती है। वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब इन संगठनों को मिलने वाली फंडिंग लगभग खत्म हो चुकी है। ऐसे में बचे हुए पैसों और संसाधनों पर कब्जे के लिए इन गुटों के बीच आपस में ही खूनी संघर्ष चल रहा है। आईएसआई का क्लीन अप ऑपरेशन। जब कोई प्रतिबंधित चेहरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाता है और उस देश पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा मंडराने लगता है, तो वहाँ की स्थानीय एजेंसियां खुद ही उन चेहरों को परिदृश्य से हटा देती है ताकि वैश्विक दबाव को कम किया जा सके। इसे खुफिया भाषा में लायबिलिटी डिस्पोजल कहा जाता है। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों और पीओके में स्थानीय कबीलों और ड्रग सिंडिकेट्स के बीच वर्चस्व की लड़ाई हमेशा से रही है। ये मौतें उसी आपसी रंजिश का नतीजा भी हो सकती है। इसलिए बिना किसी पुख्ता सबूत के किसी बाहरी देश पर उंगली उठाना सिर्फ अपनी आंतरिक सुरक्षा की विफलता को छिपाने का एक हताशा भरा प्रयास है। कहानी चाहे जो भी हो, थ्योरी चाहे कोई भी सही साबित हो, चाहे यह आंतरिक गुटबाजी का नतीजा हो, स्थानीय एजेंसियों का गेम प्लान हो, या फिर वाकई कोई ऐसा एदर्सन नेटवर्क हो जो दुनिया से इस खतरे को धीरे धीरे साफ कर रहा है। लेकिन एक बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। वह बात यह है कि जो लोग दूसरों की शांति और सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, वे खुद कभी भी किसी भी कोने में शांति से नहीं रह सकते। रिजवान हनीफ का यह वायरल वीडियो सिर्फ एक संगठन की हताशा नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम के अंत की शुरुआत है जिसे दशकों से पाला गया था। आतंक के इन गड्ढों में फैलाया सन्नाटा और खौफ आने वाले दिनों में क्या नया मोड़ लेगा? क्या यह एदर्सन नेटवर्क यहीं रुकेगा या इस लिस्ट में कुछ और बड़े नाम शामिल होने बाकी है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक संदेश बहुत दूर तक चला गया है कि आपके किए की कीमत आपको इसी धरती पर चुकानी होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।